वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 77, हम बीमार क्यों होते हैं। आज इस वर्कशीट में बच्चों हम उपचार के नियम पढ़ेंगे। हम रोगों का इलाज कैसे करते हैं या करवाते हैं। जिज्ञासा दीदी, संक्रामक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है। ज्ञान ने क्या पूछा जिज्ञासा दीदी से कि संक्रामक रोगों का या संचारी रोगों का इलाज कैसे किया जाता है। ज्ञान, संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं। बच्चों, संचारी रोग और संक्रामक रोग एक ही तरह की बीमारियों को कहते हैं। ये रोगाणुओं द्वारा होते हैं। आपने पिछली वर्कशीट में जाना है, ये रोगाणुओं द्वारा होते हैं और एक जो बीमार व्यक्ति होता है उससे स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे पहुंचते हैं। विभिन्न माध्यम द्वारा पहुंचते हैं, जैसे जल द्वारा, वायु द्वारा, शारीरिक संपर्क द्वारा या फिर दूषित भोजन द्वारा। तो ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं, संक्रामक या संचारी रोग कहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंधित संकेत और लक्षण दिखाता है। जब कोई व्यक्ति संक्रामक रोग से पीड़ित होता है तो कुछ शरीर में क्या दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उसे बुखार आना, दर्द होना कहीं या कहीं पर सूजन आ जाना किसी भाग में। तो ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। इससे अलग भी कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। डॉक्टर या चिकित्सक, जो डॉक्टर होता है या चिकित्सक जिसको कहते हैं, रोगी में रोगों के संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करता है। जो संकेत रोगी जाकर बताता है डॉक्टर को कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है या मुझे बुखार आ रहा है या मुझे नाक में जुकाम है या फिर कोई और लक्षण जो उसको आ रहे होते हैं, तो उन रोगों के संकेत या लक्षणों के आधार पर डॉक्टर क्या करता है, इलाज देता है और दवाई देता है मरीज को। संक्रामक रोगों के उपचार के 2 उपाय हैं। कितने उपाय हैं बच्चों? 2 उपाय हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, उपचार के नियम। इन्हें उपचार के नियम कहते हैं। अब ये 2 उपाय कौन से हैं? ये 2 उपाय हैं, नंबर 1, रोग के प्रभाव को कम करना। तो नंबर 1 क्या है, रोग के प्रभाव को कम करना। और दूसरा क्या है, रोग के कारण रोगाणु को समाप्त करना। तो रोग का जो कारण है, मतलब जो इस रोगाणु के कारण हो रहा है, उस रोगाणु को समाप्त करना या रोग के जो लक्षण दिख रहे हैं उन्हें कम करना। ये 2 उपचार के नियम हैं। अब रोग के प्रभाव को कम करने में डॉक्टर क्या करता है, रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के लक्षणों को कम करने की दवाई देता है। जैसे आपको बुखार आ रहा है या किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है, दर्द हो रहे हैं, उल्टी हो रहा है या कोई इस भाग में सूजन आई हुई है, तो डॉक्टर क्या करता है, इन लक्षणों को कम करने के लिए दवाई देता है, जिससे क्या हो जाती है, मरीज को या रोगी को तुरंत राहत मिल जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, लक्षण आधारित उपचार या राहत कहते हैं। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट या पूर्ण आराम की सलाह देता है डॉक्टर, ताकि उसकी शरीर में ऊर्जा का संचरण कर सके, शरीर ऊर्जा का संचरण कर सके, तो उसमें ऊर्जा बनी रहे शरीर में और उसमें आने वाले जो लक्षण हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, रोगी को राहत प्रदान होती है या रोगी ठीक महसूस करता है। दूसरा कारण क्या है इसका? दूसरा कारण है रोग के कारण या रोगाणु को समाप्त करना। जिस रोगाणु के कारण रोग हुआ है उस रोगाणु को शरीर में से समाप्त करना, ये उपचार का दूसरा नियम है। यह उपचार का दूसरा उपाय है। रोगी की विभिन्न चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर बीमारी के सही कारण और रोगाणु के प्रकार की पुष्टि करता है। तो इस उपाय को करने से पहले डॉक्टर क्या करवाता है, चिकित्सक, वो रोगी की चिकित्सा रिपोर्ट मंगाता है या उसको टेस्ट कराने को कहता है। टेस्ट रिपोर्ट या चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर पता लगाता है कि ये कौन सी बीमारी है और ये किस रोगाणु के कारण हुई है। उसके बाद रोगाणु को मारने के लिए औषधि या दवाइयाँ लिखता है, जिससे रोगी
पूर्णतः ठीक हो जाता है। तो रोग के कारण को खत्म करने के से रोगी जो है वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार की औषधियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? इस प्रकार की औषधियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधि, जिन्हें हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ कहते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल होती हैं, अर्थात जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के उपचार के लिए यूज़ की जाती हैं। एंटीवायरल औषधि ये विषाणु द्वारा होने वाले रोगों के उपचार में यूज़ होती हैं। विषाणु यानी वायरस। एंटी फंगल, जब हमें फंगस हो जाती है, फंगस से हमें त्वचा रोग होते हैं, तो कोई त्वचा रोग होने पर डॉक्टर एंटी फंगल औषधि देता है, जो कवक रोगों के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है। एंटी प्रोटोजोअल, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां एंटी प्रोटोजोअल नामक औषधि देकर ठीक की जाती हैं। इसके अलावा एक आपका रोग और है कृमिनाशक। ये का लिख गया है बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा? कृमिनाशक औषधि। ये वाली औषधि कब यूज़ की जाती है? जो हमारे पेट में परजीवी कृमि हो जाती है, कभी कभी पेट में कीड़े हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कीड़ों को कृमि। तो परजीवी कृमि रोगों के उपचार के लिए कृमिनाशक औषधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधि क्या होती हैं। तो वह औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया या जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है, उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं या एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक के उदाहरण आपको दिए हुए हैं, जैसे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवाई है, टेट्रासाइक्लिन जिनमें भी साइक्लिन लगा होता है, वो क्या होती हैं? माइसिन, साइक्लिन सभी एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं। तो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन या इरिथ्रोमाइसिन आदि। तो ये कौन सी औषधियाँ हैं? औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया या जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है। जब जीवाणु जनित रोग होते हैं, उनको मारने के लिए एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण आपको दिए हुए हैं पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अब ये एंटीबायोटिक मारता कैसे है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव रासायनिक प्रक्रिया को रोक देता है। ये बैक्टीरिया या जीवाणु की जैव प्रक्रिया जो होती है उसके शरीर की, उसके बॉडी में, उसको रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। ये जैव रासायनिक प्रक्रिया हर रोगाणु में भिन्न होती है। हर रोगाणु की अलग अलग जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में उपयोग होती हैं, ना कि वायरस जनित। वायरस के लिए एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल दवाई कोई कार्य नहीं कर सकती। एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन होता है। ऐसा क्यों होता है? एंटीवायरस दवा बनाना कठिन क्यों है और एंटीबैक्टीरियल औषधि को बनाना आसान क्यों है? तो वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस जो सूक्ष्म जीव होता है उसमें अपनी जैव रासायनिक या जैव प्रणाली बहुत कम होती है, जिससे क्या होता है? उसे मारना मुश्किल हो जाता है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए, मतलब अपने जीवन को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं बच्चों? वो हमारी मशीनरी का उपयोग कर लेते हैं। जो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं उन्हीं का उपयोग करते हैं, उन्हीं के अंदर जाकर रहते हैं। तो क्या होता है? इसीलिए एंटीवायरल औषधि को बनाना मुश्किल हो जाता है और वायरस को शरीर में मारना मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ उपलब्ध हैं। आज मार्केट में क्या है? सीमाओं के बावजूद भी आज की डेट पर कई एंटीवायरल दवाइयाँ मार्केट में मौजूद हैं।
जिनसे वायरस जनित रोगों का इलाज किया जाता है। स्वयं को जांचिए, रोगों का इलाज करने के 2 तरीके कौन से हैं? तो बच्चों 2 तरीके कौन से हैं? नंबर 1 रोग के प्रभाव को कम करना और नंबर 2 रोग के कारण या रोगाणु को समाप्त करना। ये 2 तरीके हैं, उपचार के नियम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एंटीबायोटिक्स किन्हें कहते हैं और ये कैसे काम करती हैं? तो बच्चों एंटीबायोटिक किसे कहती हैं? एंटीबायोटिक वे औषधियां हैं जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया या जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन आदि। अब ये कार्य कैसे करती हैं? यह है आपका आंसर 2। कार्य कैसे करती हैं ये? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव रासायनिक जैव प्रक्रिया को रोक देती हैं, जिससे कि बैक्टीरिया मर जाता है। तो ये क्या है आपके दोनों पॉइंट आंसर 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरल दवाओं का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन से अधिक कठिन क्यों है? यहाँ पर आपको ये बात बताई गई है कि एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। क्यों कठिन है? वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए, जीवन निर्वाह के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसलिए एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये किसका आंसर है? आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लास्ट क्वेश्चन है, संचारी रोग क्या होते हैं? ऐसे किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। आपको 3 संचारी रोगों के नाम लिखने हैं बच्चों और बताना है कि संचारी रोग क्या होते हैं। तो संचारी रोग की परिभाषा आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ी थी, आपको याद होगा। संचारी रोग किन्हें कहते हैं? संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं और यह रोगाणुओं द्वारा होते हैं। एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक वायु द्वारा, जल द्वारा, दूषित भोजन द्वारा या शारीरिक संपर्क द्वारा पहुंचते हैं। तो ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं? संचारी रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। इनके आपको 3 उदाहरण देने बच्चों, परिभाषा लिखनी है आंसर 4। और इसके उदाहरण कौन से लिखेंगे आप? कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं, बहुत सारे संक्रामक रोग हैं। नंबर 1 हैजा, नंबर 2 डायरिया और नंबर 3 पीलिया, जॉन्डिस जिसको कहते हैं। तो आप इसके अलावा भी किन्हीं भी संचारी रोगों के 3 नाम लिख सकते हैं जो रोगाणुओं या सूक्ष्मजीव जो रोग फैलाते हैं उनके द्वारा होते हैं। इसके अलावा आपको पूरी लिस्ट दी थी पिछली वर्कशीट में, आप उनमें से देखकर कोई भी 3 बीमारियों के नाम या रोगों के नाम लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।